नमस्कार, दी हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार। और ख़ास मुद्दे में हम बात करेंगे कि हरियाणा में क्राइम रेट क्यों इतना बढ़ता जा रहा है और उसके मुख्य कारण क्या है। टॉप 5 या टॉप 10 रीजंस क्या है। अगर आंकड़ों की हम बात करें तो रोज़ाना हरियाणा में 2 से 3 लोगों की हत्याएं होती हैं, जिसमें आपसी रंजिश और गैंगवार सामने आती है। अगर एनसीआरबी का डेटा देखें जो 2023 का भी वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो आंखें खुली रह जाएंगी कि हरियाणा में एकदम से इतना क्राइम रेट कैसे बढ़ गया। और हरियाणा में अपोजिशन लीडर ऑफ अपोजिशन फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि हरियाणा में 82 गैंग एक्टिव हैं जो इस तरह के कारनामे कर रहे हैं। अगर हम रोहतक की बात करें तो यहाँ पे 10 से 12 गैंग ऐसे हैं जो कि आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, और जब भी मौका लगता है तो वो खूनी खेल खेलने से नहीं चूकते। हम वो आंकड़ा आपको देंगे, वो बात करेंगे जो ऑलरेडी मेन स्ट्रीम मीडिया में पब्लिश हो चुका है। उसका बाकायदा हम आपको क्लिप भी शेयर करेंगे ताकि आप इस बात पर सोचने पर मजबूर हो जाएं कि हमारे हरियाणा में आखिरकार ये क्या हो रहा है। अगर हम बात करें जो भी गैंगवार होती है या जो अपराध होता है, तो 44% के आसपास चार्जशीट पेश की जाती है, अन्यथा मामले पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। तो जी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2023 के आंकड़े अभी उपलब्ध हैं, आप लोग भी देख सकते हैं। और जो भी रिपोर्ट वगैरह है वो हम स्क्रीन पर शेयर भी कर देंगे। 739 के आसपास केसेस जो है ना 1 लाख पॉपुलेशन पर, ये हरियाणा का क्राइम रेट जो है ना ये दिखाता है। मतलब इसका मतलब है कि 2.25 लाख से ज़्यादा FIR एक साल में, मतलब हर दिन 2.5 मर्डर जो हैं केसेस ये सामने आ रहे हैं हरियाणा के अंदर। और ये आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ बता रहे हैं। पिछले जो आपने जिक्र किया 2023 में सतसिंह जी, तो 2023 में 2,24,000 FIR दर्ज हुई है। और अगर हम उसमें बात करें तो जो चार्जशीट पेश की गई है वो 44% है जी इसका। और अगर महिला विरुद्ध अपराध की हम बात करें तो सजा का जो कन्विक्शन जो रेट है वो मात्र 13% का है। तो हम बात करेंगे कि आखिरकार वो क्या कारण है कि हरियाणा में इतना क्राइम बढ़ गया है, क्योंकि कारण जानना बहुत ज़रूरी है। ये भी मुद्दा जो आज हम लेके आए, ये ज़रूरी इसलिए हो गया कि अभी रोहतक में एक दिन पहले ही एक ही गाँव साथ लगते रोहतक के साथ लगते गांव बलियाना में बाप बेटे की दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। और उससे पहले हिसार में भी एक सब इंस्पेक्टर जो 2 महीने बाद रिटायर होने वाले थे, सब इंस्पेक्टर रमेश कुमार, उनका भी मर्डर हो गया। तो ये आए दिन की बात हो गई है कि गाँव में शहरों में ताबड़तोड़। और भूपेंद्र हुड्डा तो कह चुके हैं कि 82 गैंग्स एक्टिव हैं। तो ओपी जी, जो टॉप रीजन्स हैं वो जिक्र करते हैं। देखो, सबसे पहले तो जो अभी हमने जिक्र किया कि जो गैंग्स हैं वो रन हो रहे हैं। वो गैंग्स चाहे विदेश की धरती से ऑपरेट हो रहे हो, चाहे वो जेल से ऑपरेट हो रहे हैं, बट गैंगस्टर्स अपना गैंग एक्टिव रख रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा कारण है। और इनका जो सबसे बड़ी नज़र जो है ना, जो जिनसे ये काम करवा रहे हैं, वो ये जो नए नए लड़के हैं 18 से 25 साल की उम्र, 18 प्लस के जो लड़के हैं, जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, रोज़गार उनको मिला नहीं। अब सिर्फ वो गांव में ना एक एक पौड़ी में 20-20, 22-22, 25-25 जो हैं लड़के बैठे रहते हैं, और पूरी रात, और वो सुबह 3, 4, 5 बजे निकल के जाते हैं। पूरी रात उनकी महफिल चलती है। पहले तो सतसिंह जी गांव में जो लड़के थे वो बेशक बेरोजगार होते थे, पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी, वो गांव की बग्गी पे बैठ के ने आपस में हंसी मजाक कर लेते थे, खेल लेते थे, कूद लेते थे। लेकिन आज का युवा जो बेरोजगार है, जो पढ़ाई लिखाई से दूर है, वो बग्गी पे नहीं बैठा मिलेगा आपको। वो कहीं ना कहीं किसी गैंग से जुड़कर कोई किसी क्राइम की या किसी लूट की या एक्सटॉर्शन मनी मांगने की
रणनीति बनाते हुए जो आपने कहा ना कि पहले देखो, पहले खेत में काम करते थे, पहले बड़े बूढ़े की शर्म होती थी, पहले ताऊ की, चाचा की, पड़ोसी की, पान्ने आड़े की, ठोड़े आड़े की, सबकी शर्म होती थी। और वो बग्गी पे बैठते जरूर थे पहले, लेकिन खेत का काम जब खाली होता था तब बैठते थे, शाम को काम कुम खत्म करके बैठते थे। लेकिन अब तो मामला ही पलट गया। अब तो जो हमारे युवा है गांव के, वो या तो थार में दिखाई देंगे, या काले रंग की स्कॉर्पियो में मिलेंगे, या किसी और लग्जरी गाड़ी में दिखाई देंगे। ओपी जी, अभी मैं एक शादी में गया था गांव में, और उसमें मैं देख करके हैरान हो गया कि लड़का मुश्किल से 20-21 साल का, और उसके जो दोस्त हैं, उसके दोस्त जो हैं, किसी वाटिका में शादी थी, और उसके दोस्त कम से कम ये माने 70-80 लड़के दोस्त आए हुए, और उनमें से मैक्सिमम के पास गन, और लंबे वाली गन, जो कौन सी गन होती है लंबे वाली, AK-47 तो नहीं, एक वो लंबे वाली गन, और किसी के डूंगे पे पिस्टल, और उनके बाड़ वाड़। मैं तो देख के हैरान हो गया कि, और वो उस लड़की की इमेज गांव में ठीक ठाक है, मतलब उसमें नहीं है, तो वो कहता कि तो मेरा दोस्ताना है। अब आप ये देखिए, जिसकी इमेज ठीक ठाक है उसका अगर दोस्ताना ये है, बाकी जिसकी इमेज ठीक नहीं है, तो आजकल युवा जो है पूरी तरह इसकी गिरफ्त में है। सत्सिंह जी, पहले ना देखो, हम देखते थे आज से 20-30 साल पहले की अगर बात करें, तो हरियाणा में चुनिंदा गैंगस्टर थे, और वो गैंग जो चलाते थे। हालांकि हरियाणा की जो गैंग है वहाँ कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, मतलब गिने चुने ही गैंगस्टर का नाम होगा। नहीं तो जो दिल्ली में, जो आउटर दिल्ली में जो गैंग संचालित होती थी, उसके साथ मिलके काम करते थे, या उनके साथ जुड़ के काम करते थे। लेकिन अब हरियाणा में हम नया ट्रेंड देखने को ये मिला है कि जो हरियाणा की जो युवा है, जैसा आपने बताया 18+ एज जिनकी है, वो किसी के साथ काम करना नहीं चाहते, वो अपना खुद का गैंग बनाना चाहते हैं। और रीज़न नंबर 2, हमने कहा ना कारण गिनाएंगे, रीज़न नंबर 2 जो ये बेल्ट है पलवल और हथिन की, यहाँ ईजीली फायर आर्म्स मिल जाते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जैसे मैंने कहा था, ये बाकायदा मेन स्ट्रीम अखबार की रिपोर्ट है, उसमें बताया गया पलवल हथिन में NCR में किसी भी तरह का इलीगल हथियार लीजिए, और ये स्मगल होके आता है राजस्थान से, और फिर NCR में मध्य प्रदेश से, यूपी से, अलीगढ़ से, यहाँ से आता है। देखो, मैं जो फिर NCR में आपने जो NCR की बात की ना, इसमें जो इलीगल वेपन्स जो स्मगलिंग जहाँ से होती है, वो राजस्थान का अलवर हब बताया गया है, जो नेशनल मीडिया ने इसको पिछले दिनों पब्लिश भी किया था। और यूपी का जो अलीगढ़ इलाका एक ऐसा है जहाँ से इलीगल वेपन्स आते हैं, और मध्य प्रदेश का इंदौर के आसपास ऐसा कुछ बताते हैं कि वहाँ से वेपन आते हैं। और जो तीसरा कारण है ना, वो है अनएम्प्लॉयमेंट और ड्रग अब्यूज। आजकल का युवा पूरी तरह बेरोजगार तो है ही। देखो, बेरोजगार तो पहले, जैसा आपने पॉइंट आउट किया, बेरोजगार तो कभी कभी किसी की नौकरी मिली, किसी को फौज में नौकरी मिली, किसी को पुलिस में नौकरी लेकिन वो खेत में काम कर लेता लेकिन था, वो अपने वो नहीं, चलो काम भी कोई निकम्मा भी होता था, लेकिन ये ड्रग वाला तो हमारे पहले मैंने सुना ही नहीं। बीड़ी पी लेते थे, ज़्यादा हुक्का पी लेते थे, लेकिन ये जो सिंथेटिक ड्रग लेने वाला मामला है, सूखा नशा जो बोलते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि सिंथेटिक ड्रग का वाला जो मामला है, जो पूरी की पूरी नस्ल बर्बाद कर देता है। और नशे में या नशे के लिए आज का युवा कुछ भी करने के लिए तैयार है सत्सिंह जी। और जिसको एक बार ड्रग का वो लग गई बीमारी, एडिक्शन हो गया, फिर वो उसको खरीदने के लिए कोई भी गलत काम करेगा। फिर उसको ना समाज का डर है, ना उसको इमेज का डर है, ना परिवार का डर है, ना चाचा ताऊ का डर है, ना गांव गोमांड की शर्म है, उसको कोई शर्म, उसको अपने नशे से मतलब। ये भी एक दूसरा सबसे बड़ा कारण। तीसरा कारण भी है इसमें सत्सिंह जी, हम मानते हैं सोशल मीडिया पे जो गैंग कल्चर है। क्योंकि आप देखोगे किसी भी गैंगस्टर को आप उसके साथ 10-15 युवा पीछे या आगे चलते दिखाई देंगे, फिर वो मासूम शर्मा के गाने की जो धुन है वो आपको सुनाई देगी, और फिर वो गैंगस्टर को ऐसे ट्रीटमेंट
दिखाया जाता है सोशल मीडिया पे कि ये तो बहुत ही बड़ा हीरो है हमारा साउथ की फिल्मों का, तो वो जो है वो युवाओं को इस जो गैंग कल्चर है इसकी तरफ आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। वाई टू सिंगल आउट मासूम शर्मा, ये ढांडा नोड़ी वाला है, मतलब सभी इसके गाने देख लो। और ये जो सिंगर है ना जिनका हम नाम ले रहे हैं, इनका ये कहना है क्या सिर्फ हम ही ऐसे गाने दे रहे हैं, पहले भी तो आते थे और सिर्फ हमारे गाने से क्या होता। लेकिन ये फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन अभी इनके परिवारों में फ़र्क पड़ना शुरू, जब इनके बच्चे ख़राब होने शुरू होंगे तब पता लगेगा। और इसके ऊपर झज्जर पुलिस ने, रोहतक पुलिस ने बाकायदा अपनी सारी पुलिस फोर्स गांव में उतार करके, और जितने भी ये बड़े बड़े गैंग में इंस्टाग्राम से ये नए नए बच्चे इनके फॉलोअर बन के इनके फ़ैन बने हुए था, उनके घर तक दस्तक दी है पुलिस ने। और उनके बड़े बूढ़ों को, माँ बाप को समझाया कि तुम्हारा बच्चा इस मोबाइल में किस तरह से शिकार बन रहा है। सत्सिंह जी, आज दैनिक भास्कर अखबार में हमारे हरियाणा के सिंगर है, लेखक है जगबीर राठी, डॉक्टर जगबीर राठी, उनका एक लेख मैंने पढ़ा। उसमें लिखा हुआ उन्होंने कि जो ब्याह शादी होते हैं जब भी, तो पहले गीत गाते थे, फेरों पे वो महिलाएं गीत गाती थी। अब वहाँ पे ऐसे ऐसे गाने बजते हैं, और जो डीजे पे जो गाने बजते हैं, और जो युवा वहाँ पे गुड़चड़ी पे या बारोठी पे जो डांस करते हैं, वो पूरा का पूरा सब चेंज है, सब बदलाव हुआ है। और मैं कहता हूँ कि वहाँ पे वो जो शादी ब्याह में जो डीजे की धुन पे जो गाने बजते हैं, वो मैं तो कहता नहीं कि भाई आज का युवा जो है वो ब्याह शादियाँ का जो एक सिस्टम होता था पहले, परंपराएं, वो आज कहीं रुकी हुई है। जगबीर राठी जी ने बहुत बढ़िया लिख रखा है इसमें। और इसमें एक बात, मैं अभी परिवार में कोई शादी थी, मैं वहाँ गया हुआ था, और इसी तरह से युवा डांस कर रहे थे। तो मैं वो पुराने सिस्टम में जो 10-15 साल पहले शादी होती थी, मेरे दोस्त की शादी है, धीरे धीरे जो ना हम उसको सरकार है। लेकिन वो युवा, मैं ये कह रहा हूँ, इतना मुश्किल हो गया उन युवाओं को संभालना, क्योंकि तो सारे के सारे टल्ली, ऊपर से वो किसी की नहीं सुन रहे। और ऐसे ऐसे गाने, मतलब लड़की वालों को मतलब सुन करके क्या तो उनकी इज्जत रह जाए कि तो गाँव में ठाकर ले जाएंगे, नहीं मानने, ये है वो है, ऐसे बदतमीज गाने, मतलब सुन करके खुद को शर्म आए। जो जिसको थोड़ी भी सेंस में है ना, उसको शर्म आए। एक और कारण जो आपने भी मेंशन किया था कि लो कन्विक्शन रेट और डेटरेंस, जैसा 2,24,000 के करीब एफआईआर हुई और चार्जशीट 44% हुई। और इससे ना मतलब जो क्राइम रेट में भी 13% हुई। इससे सबके दिमाग में एक बात चली गई कि यार हम गलत करेंगे तो क्या हुआ, केस चलेगा, लेकिन सज़ा होना बहुत मुश्किल है। ये जो दिमाग में आ गया ना कि सज़ा तो होगी नहीं, केस चलता रहेगा, इसका मतलब क्राइम करने से पहले अब जो भी युवा इस तरह का करना चाहता है उसका कहीं ना कहीं दिल खुल गया है। ये भी एक मुख्य कारण जो सामने चला आ रहा है। एक सत्सिंह जी, सबसे बड़ा मैं तो इसमें दोषी मानूंगा राजनेताओं को भी इसमें, क्योंकि जो गैंगस्टर और नेताओं का जो गठजोड़ है ना, ये भी कहीं ना कहीं अपराध को बढ़ाने में बहुत बड़ा सहायक है। जो इलेक्शंस में देखो, इलेक्शंस किस तरह से लड़े जाते हैं। इलेक्शन इस देश की सच्चाई है, हर 5 साल में होता है। और इलेक्शन में जो नेता खराबी वो करना शुरू कर, सबसे पहले फॉल्स प्रॉमिस करते हैं, अगर हम बन गए तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। और वो सहारा लेते हैं इन युवाओं का जो बेरोज़गार है, जिनके पास कोई रोज़गार नहीं, उनको सिर्फ खाने में, उनको सिर्फ रात को दारू पार्टी करवा देते हैं और उनसे फिर तरह तरह का दबाव बनवाते हैं, तरह तरह के गलत काम करवाते हैं और उनको झूठा वादा कर देते हैं कि अगर हमारी सरकार आ गई, मैं विधायक बन गया, तो तुम छुट्टी कर देंगे, तुम्हारी छुट्टी है, तुम कुछ भी करो, थाने चौकी पुलिस सब हम संभाल लेंगे। ये जो नेक्सस है ना, मैं कह रहा हूँ ये भी बहुत खराब पड़ता है क्राइम रेट को बढ़ाने में। दीज पॉलिटिशियंस आर मतलब रिस्पॉन्सिबली, और एक बहुत बड़ा जो है ना फर्क पड़ता है। एक कारण सत्सिंह जी इसमें ये भी है कि जो पुलिसिंग का जो सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं इसके लिए
मैं तो कहूँगा एक बड़ा कारण है, क्योंकि ना तो पर्याप्त पुलिस है। अगर हम हरियाणा की जबरदस्त शॉर्टेज है। अगर हम हरियाणा की पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन के हिसाब से जो हरियाणा के पुलिस में जो जवान होने चाहिए, जो नफरी होनी चाहिए, वो बहुत कम है। दूसरा, उनको प्रॉपर जो है ट्रेनिंग नहीं दी जाती, उनको प्रशिक्षित नहीं किया जाता। फिर बात आती है आपके टेक्नोलॉजी की, क्योंकि आज का जो ज़माना है वो तकनीकी का युग है। तो तकनीकी के युग में आप देखोगे, अभी किसी चौराहे पे या कहीं शहर में किसी भी लोकेशन पे कोई क्राइम हो जाता है तो सबसे पहले वहाँ के सीसीटीवी फुटेज जो है लगे हुए वो चेक किए जाते हैं। लेकिन 99% आप देखोगे तो सीसीटीवी फुटेज या तो उस इलाके में लगे नहीं मिलेंगे आपको, और लगे मिले तो ख़राब मिलेंगे, बंद मिलेंगे। फिर आपका फोरेंसिक जो रिपोर्ट है या फोरेंसिक का जो टीम है, आप देखोगे हरियाणा में अगर बात करो तो हरियाणा में क्या सभी ज़िलों में फोरेंसिक एक्सपर्ट की तैनाती है? एक बंदे के पास कई जिलों का चार्ज होता है। इसके साथ साथ ना, जो आपने बताया कि शॉर्टेज ऑफ मैन पावर है, पुलिस भर्ती ढंग से नहीं हुई है जितनी रिक्वायर्ड है, लेकिन जो भर्ती हैं ऑलरेडी उनमें एक साइजेबल अमाउंट वीआईपी ड्यूटियों में कंज्यूम होता है, और सबसे ज़्यादा वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इसी में होता है। सबसे ज़्यादा पॉलिटिशियंस के पास, उसके बाद जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके पास, मैं ये कह रहा हूँ कि मैन पावर सबसे ज़्यादा कंज्यूम वहीं होती है। अब थानों में आईओ नहीं है, केस तो रोज़ हो रहे हैं। कितना नंबर हमने बताया कि 2.25 लाख FIR हरियाणा में हुई है। ये तो 23 की बात है। 2 से 3 मर्डर, 25 में क्या 2 से 3 मर्डर डेली हो रहे हैं सर। तो आप ये देखिए ना कि आईओ तो चाहिए, और आईओ को भी साथ में एक टीम चाहिए, लेकिन सभी वीआईपी ड्यूटी में हैं, भर्तियाँ प्रॉपर हो नहीं रही हैं, हो रही हैं तो फिर सिफारिशें से हो रही हैं। और जो एक्यूज्ड हैं वो भी आप देखिए ना कि पहले तो अपने आसपास के रिश्तेदारियों में जाके छुप जाते थे, यार दोस्तों के पास छुप जाते थे, खेतों में जाके छुप जाते थे। लेकिन अब जो एक्यूज्ड हैं या उनके पीछे से जो गैंग काम कर रहे हैं वो या तो विदेश में बैठे हैं या दूसरे स्टेट में बैठे हैं। तो पुलिस की जवान या पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो दूसरे स्टेट में जाए कैसे? फिर वहाँ पे उनकी सिक्योरिटी का लेके वहाँ की पुलिस के साथ तालमेल नहीं बन पाता। फिर जो फॉरेन में बैठे हैं वहाँ पे देश के ऐसे नियम लागू हो जाते हैं कि आप वहाँ से उनको लेके नहीं आ जा सकते, उनको वहाँ पे गिरफ्तार नहीं कर सकते। फॉरेन की बात क्यों करें, अब आप रोहतक जैसे शहर में देख लीजिए। रोहतक में जिनका जो पुराने गैंगस्टर्स थे वो सरकार के साथ दिखाई देते हैं, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस उनके साथ मंच साझा करते हैं, सबको पता है वो किन के साथ जुड़े हुए हैं। जब एक पब्लिक फिगर जो चुनाव लड़ चुका है, जो विधायक रह चुका है, जो इतना पावरफुल है, उसके साथ गैंगस्टर्स, जो पुराने गैंगस्टर्स, अब तो गैंगस्टर्स नहीं है वो, लेकिन जब उनके साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं, उनके साथ दिखते हैं, तो आप ये देखिए पब्लिक में मैसेज किया जाता है। फिर गैंगस्टर्स के हौसले नहीं बढ़ेंगे तो और क्या बढ़ेगा। इसके अलावा ना एक और कारण है, NCR के अंदर सबसे ज़्यादा क्राइम है। ज़मीनें बिक रही हैं, नया नया पैसा आ रहा है, और वो पैसा आ रहा है तो जो नई पीढ़ी है पढ़ाई लिखाई छोड़ करके बड़ी बड़ी स्कॉर्पियो, बड़े बड़े घर बना रहे हैं, और सबसे ज़्यादा क्राइम जो है ना वही लोग। उसमें ये भी कह सकते हैं सत सिंह जी, जो अमीरी गरीबी के बीच में जो असमानता है ना, वो इसमें आप बात कर सकते हैं। क्योंकि जो अमीर लोग हैं उनकी संपत्ति पे उन युवाओं की नज़र है जो खाली बैठे हैं, जिनके पास रोज़गार नहीं है, जो काम धंधा उनके पास नहीं है, नशे में वो डूब चुके हैं। तो एक्सटॉर्शन मनी कहाँ किन से मांगी जा रही है? इसके अलावा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सुनारिया गांव का। रोहतक का एक गांव है सुनारिया गांव में आज के दिन, जहां पे डिस्ट्रिक्ट जेल भी है, IIM रोहतक भी है, DAV पब्लिक स्कूल भी है, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भी है, हाँ, हाईवे पे निकले हुए वहाँ करोड़ों की ज़मीन बिक रही है, 1 किला करोड़ों का है। उस गांव में इतनी तो थार आ गई हैं, इतनी ब्लैक स्कॉर्पियो आ गई हैं, और वहाँ पर क्राइम रेट भी बहुत ज़बरदस्ती बढ़ा है। अगर आप सुनारिया में जाएंगे ना तो आप देखेंगे थार, स्कॉर्पियो, ब्लैक स्कॉर्पियो बहुत कॉमन हो गई है, और वहाँ के बड़े बुजुर्गों के लिए समस्या ये हो गई है कि इतना सारा पैसा एकदम से आया है, ज़मीन जो बिक रही हैं, उनकी पीढ़ी
खराब हो रही है, जिनकी खराब नहीं हो, बड़े बुजुर्ग बेहद चिंतित हैं कि अनाप शनाप पैसा आने के बाद वो जो घर का लड़का है वो किसी की नहीं सुन रहा। इससे पहले सत्सिंह जी, जब रोहतक में IMT बनी, ये बोहर बलियाना गांव खेड़ी साध में, तो इन 3 गांव में, बोहर में, बलियाना में और खेड़ी साध में, इन गांवों में भी क्राइम रेट जो है आप देखोगे आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, तो यहाँ पे क्राइम रेट ज़्यादा था, आपस में गैंगवार थी। आप देखोगे कि गांव में आलीशान कोठियाँ बन गई, लग्जरी गाड़ियाँ आप घर के बाहर खड़ी देखी होगी आपने पहले। लाइसेंस बनने के लिए अगर आप IMT थाने में जाके, या पहले जो अर्बन स्टेट थाना जो था, उन थानों में जाके अगर लाइसेंस बनवाने के लिए अगर फाइलों की आप जांच कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने अप्लाई कर रखा है। मैं आपको बताऊं, जींद में कुछ गांव के लोग डिस्ट्रिक्ट जो प्रशासन है, जिला प्रशासन से जाकर मिले हैं, क्योंकि वहां सरकार काफ़ी सारी ज़मीन खरीदना चाहती है, प्राइवेट कॉलोनाइजर्स आ रहे हैं। वो ये हाथ जोड़ के आए हैं कि जी हम ज़मीन नहीं देना चाहते, क्योंकि अगर हमारी ज़मीन गई और हमारे पास पैसा आया, हमारी पीढ़ी खराब हो जाएगी। हम अपनी पीढ़ी को बचाना चाहते हैं, हमारी ज़मीन ना खरीदी जाए, हमारी ज़मीन ना एक्वायर की जाए। ये हालात हो गई है कि देखो, पहले क्या था कि हमारी किसी तरह से ज़मीन एक्वायर हो जाए, मोटे दामों में मिल जाए, करोड़ों रुपए के बार। लेकिन जब ये हाल देखा, गुड़गांव का हाल देखा, सोनीपत का हाल देखा, रोहतक का हाल देखा, तो कम से कम जींद वाले अब कुछ बुजुर्ग शाणे हो गए हैं, पंचायतें शाणी हो गई हैं कि जब परिवार ही नहीं रहेगा, नस्ल ही नहीं रहेगी, तो फ़ायदा कितने सारे पैसे का। ये वैसे तो बाहरी दिल्ली है ना सत्सिंह जी, वहाँ से शुरुआत हुई। दिल्ली सूबा जिसको बोलते हैं, जब ये नजफगढ़, बवाना, मतलब ये जो बकरवारा, मतलब ऐसे गांव है कि यहाँ से गैंगवार स्टार्ट हुई थी। जब दिल्ली का फैलाव हुआ और जब महंगे दामों पे ज़मीन बिकी, तो वहाँ से ये शुरुआत हुई थी। फिर धीरे धीरे वो जो है हरियाणा में, NCR में, NCR के बाद रोहतक में, रोहतक के बाद सोनीपत में, सोनीपत के बाद झज्जर के आस। अब आप देखोगे आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो रेड जोन हम कह सकते हैं, क्राइम जोन, वो झज्जर का भादोगढ़ का एरिया है। झज्जर और भादोगढ़ के आसपास नए पैसे आ रहे हैं। दूसरा आप देखोगे कि सोनीपत, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिल्डर्स जो है वो अब सोनीपत हाईवे पे जो है आप देखोगे, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कंपनी आई है, सबसे ज़्यादा ज़मीन एक्वायर वहाँ पे हुई है, सबसे ज़्यादा बिल्डर्स वहाँ पे रियल इस्टेट कंपनियाँ जो है वो वहाँ पे गई है। तो आप देखोगे, आप कोई दिन ऐसा नहीं जाता होगा जब आप सोनीपत में कोई क्राइम की घटना नहीं सुनते होंगे। कोई ऐसा दिन नहीं जाता होगा जब आप भादोगढ़ झज्जर एरिया में या गुड़गांव के आसपास कोई ऐसी घटना आप होते हुए नहीं देखेंगे या सुनेंगे। जी, तो साथियों, हमने कुछ कारण डिस्कस किए हैं कि हरियाणा में इतना क्राइम क्यों है। DGP OP सिंह का कहना है कि इसका एक कारण ये भी है कि बेटर पुलिसिंग हो गई है और रिपोर्ट करते ही FIR रजिस्टर होती है। तो ये भी एक कारण है कि अब रिपोर्ट और FIR जल्दी हो जाती है, तो इसलिए भी क्राइम रेट आपको ज़्यादा दिख रहा है। केस की जो संख्या है वो ज़्यादा दिखाई देती है। पहले FIR नहीं होती थी ऐसा। तो आप लोगों का क्या मानना है, क्योंकि आप भी हरियाणा वासी हैं, आप भी इस चीज़ से पीड़ित हैं, आप भी इसको लेकर के चिंतित हैं। आप कमेंट करके बताएं कि हरियाणा में खास करके गांव में जो भाईचारे के लिए जाना जाता था, जहां भाई भाई के लिए खड़ा होता था, पड़ोसी खड़ा होता था एक दूसरे के लिए, अब हरियाणा को नज़र लग गई है। आपको क्या लगता है, मुख्य कारण क्या है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आपके ज़िले में क्राइम रेट बढ़ने का क्या कारण हो सकता है? आपके गांव में, आपके इलाके में आप क्या कारण मानते हैं? वो राय भी हमें कमेंट करके ज़रूर दें। नमस्कार। नमस्कार।